कि कोई भी मुद्दा हो, कितना ही बड़ा मुद्दा हो, इस्तीफे इस तरह से वो नहीं उनके यहाँ होते। ये राजनाथ सिंह जी बयान दे चुके हैं, उनके यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। वो अपने मन की बात तो कहते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे के मन की बात सुनने के लिए कोई मंच उन्होंने रखा नहीं है। इंदिरा गांधी के ज़माने में हम लोग स्टूडेंट थे और हम प्रोटेस्ट करने उनके दरवाजे तक गए और हम लोगों ने यहाँ तक नारा लगाया, खून का बदला खून है, मार का बदला मार है। कैसी व्यवस्था है कि कोई भी उन तक नहीं जा रहा। कोई एक दो छात्रों का तो मामला है नहीं है, लाखों देश के युवकों का मामला है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। 13 जून 2018 को प्रोफेसर जीटी अग्रवाल ने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किस तरह से गंगा के ऊपर जो हाइड्रो पावर और जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसका नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि गंगा की जो अविरल धारा है वो प्रभावित हो रही है। और ढेर सारे उनके कंसर्न थे गंगा को लेकर, पोल्यूशन को लेकर। जिस चिट्ठी का उन्होंने हवाला दिया कि 22 तारीख से अगर इस पत्र का जवाब नहीं आएगा तो वो आमरण अनशन शुरू करेंगे। पत्र का जवाब नहीं आया, उन्होंने अनशन शुरुआत कर दी और उसके 111 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बीच में केंद्र सरकार ने उनसे बातचीत करने की पहल की, नितिन गडकरी ने उनसे पहल की, लेकिन तब तक देर हो चुका था। अब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक, जो कि नोटेड एजुकेशनिस्ट हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, वो पिछले 17-18 दिनों से आमरण अनशन पे हैं। एक तरह से उनकी जो मांग है कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में जो पेपर लीक का मुद्दा है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं इंटरवीन करे, इस व्यवस्था को और बेहतर बनाए, ताकि छात्रों के साथ हजारों लाखों करोड़ों छात्र हैं जो उनकी जिंदगी हर साल बर्बाद होती है, उस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सके। और इस साल जिस तरह से नीट के पेपर लीक हुए, सरकार को दोबारा नीट के एग्जाम कराने पड़े, इन सब मुद्दों को लेकर वो अनशन पे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं हुई है। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी उस पहल में शरीक नहीं हुए हैं, जो कि एक हस्तक्षेप होना चाहिए विपक्ष के नेता के तौर पे। तो सवाल ये उठता है कि हमारी सरकारें जो है इतनी असंवेदनशील क्यों हैं? क्या सरकार के जो नेता हैं वो कहते हैं कि वो सेवक हैं जनता के, जनता जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन जो सेवक हैं वो कहीं ना कहीं इंटरवीन करने से कतरा रहे हैं। तो इस मुद्दे को हम समझते हैं कि आखिर जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है, जो सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट है, वो किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है और सरकार उस पे क्यों नहीं इंटरवीन करना चाहती है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, शीतल पी सिंह जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और रंजना कुमारी जो नोटेड सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, वुमेन राइट एक्टिविज्म के लिए जानी जाती हैं, महिला आरक्षण को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी है देश में। तो शुरुआत करते हैं शीतल जी आपसे। जो जिस तरह से सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट है, जिस तरह से वो पिछले 17-18 दिनों से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं दिखाई देती है, कोई उसमें गंभीरता नहीं दिखाई देती है। कम से कम मंत्री ही चले जाते हैं मिलने के लिए, उनसे डिस्कस ही कर लेते। नहीं डिस्कस करना था तो उस डेलीगेशन को ही बुला लेते, क्योंकि इस तरह की बातचीत तो लोकतंत्र में होनी चाहिए। कटसी के लिए ही बुला लेते। अगर सरकार को इस्तीफा नहीं देना है, मंत्री को इस्तीफा नहीं देना है, लेकिन कम से कम सरकार को दिखते तो रहना चाहिए कि वो ऐसे जो प्रेशर ग्रुप हैं लोकतंत्र में, उसकी बात वो सुनने के लिए तैयार हैं। देखिए, जो अभी डिस्पेंसेशन है कई बातों में उनकी एक अलग तरह की दृढ़ता है। जैसे उनका कहना है कि उनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते, कि कोई भी मुद्दा हो, कितना ही बड़ा मुद्दा हो, इस्तीफे इस तरह से वो नहीं उनके यहाँ होते। ये राजनाथ सिंह जी बयान दे चुके हैं, उनके यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। दूसरे उनका एक और है कि वो वन वे ट्रैफिक है उनका। वो अपने मन की बात तो कहते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे के मन की बात सुनने के लिए कोई मंच उन्होंने रखा नहीं है, कोई तरीका नहीं है उनके यहाँ। वो इसका कोई रास्ता नहीं देना चाहते। 1 साल कितना किसान आंदोलन यहाँ हुआ, बैठे रहे लोग, बात नहीं हुई, फैसला भले वापस हो गया, बात नहीं हुई किसी से। तो ये संवाद करने वाले लोग, ये अपनी उनकी जो राय है वो आप उसे या तो मानिए, या आप, अब उसके बाद मैं वो शब्द नहीं कहूंगा, जिस तरह से वो सोचते समझते हैं या कई बार व्यक्त भी कर देते हैं, लोगों के बारे में उनकी धारणा ये है। तो ये जो आंदोलन लोग कर रहे हैं, ये समझते हैं कि जो हमारा गांधीवादी तौर तरीका रहा है, और हमने उसके जरिए बहुत सारी चीज़ें इस देश में 78 साल के लोकतंत्र में हासिल की हैं,
तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा करके उनके ऊपर कोई दबाव डाल सकते हैं या उनको बातचीत पर कम से कम ला सकते हैं, लेकिन ये डिस्पेंसेशन इस तरह से नहीं सोचता। तो इसलिए बाकी लोगों को सोचना चाहिए, सक्रिय समाज को, जो भी दिल्ली एनसीआर में हो, सबको जाके उनका अनशन तुरंत तोड़वाना चाहिए, क्योंकि अब उनके शरीर में नुकसान होना शुरू हो गया है। उनका जो मांस होता है, मतलब शरीर में जो मसल्स होते हैं, अब वो ढलना शुरू हो गए। ये खतरनाक स्टेज है डॉक्टर्स के अनुसार। और वो वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा वजन वाले आदमी नहीं थे, हल्के फुल्के आदमी थे, तो जल्दी डिटेरिएशन होता है। तो मुझे लगता है कि उनको हमें मतलब अगर नेता विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, सत्ता तो उसका अपना दूसरा एटीट्यूड है ही है, तो समाज को जाके उनका अनशन तोड़वाना चाहिए। मैंने तो आज पोस्ट भी इसी बारे में लिखी है उस पे एक्स पर, कि दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले सामाजिक लोग जाएं और उनका अनशन तोड़वाएं, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। बिल्कुल। रंजना जी, आपने तो यूपीए के रेजिम के दौरान मनमोहन सिंह का जो शासनकाल था, उस दौरान डील किया सरकार से, कई सारे डेलीगेशन, कई सारे मोर्चे लेकर, वुमेन रिजर्वेशन का मुद्दा हो या अलग-अलग मुद्दों पर आपने सरकार के साथ इंटरैक्ट किया, संवाद किया। उनका जो अप्रोच था डील करने को लेकर, और जो इस समय बीजेपी की सरकार है, उनका जो अप्रोच है डील करने को लेकर, एक 8 फरवरी 2021 का प्रधानमंत्री का जो भाषण था संसद में, उस भाषण में प्रधानमंत्री ने इन सारे लोगों को कहा कि ये लोग आंदोलनजीवी हैं, ये बिना आंदोलन के रह नहीं सकते, ये सोसाइटी के ऊपर पैरासाइट है, और इनको आप किसी भी आंदोलन में, चाहे वो महिलाओं का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, लॉयर्स का आंदोलन हो, ये सब जगह पे पहुंच जाते हैं। आपको लगता है कि ये एटीट्यूड के साथ सरकार जब आंदोलनकारियों को, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, उनको आप पैरासाइट मानते हो, वैसी स्थिति में सरकार उनसे कैसे डायलॉग करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक की ज़िंदगी में, जब से मैं महिलाओं के अधिकार की लड़ाई हमने शुरू की थी, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ रही हो और उसके बाद तक, देश का कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं था। इंदिरा गांधी के ज़माने में हम लोग स्टूडेंट थे और हम प्रोटेस्ट करने उनके दरवाजे तक गए और हम लोगों ने यहाँ तक नारा लगाया, खून का बदला खून है, मार का बदला मार है। इमरजेंसी के बाद की बात मैं आपसे बता रही हूँ। इंदिरा गांधी अपने दरवाजे तक आई और हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम पकड़ाया, और मुझे लगता है कि आज कई लोग जो सरकार में शामिल हैं, बड़े ओहदों पर हैं, मंत्री हैं और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो भी हमारे साथ उस आंदोलन में शामिल थे। और वो आई और उन्होंने हमारा मेमोरेंडम दिया। जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, तब हम स्टूडेंट गए थे वहाँ पर, हमने नक्सलाइटों को रिहा करो का एक आंदोलन, ठीक है, हम लोग उस समय उस सोच के से समर्पित थे और हम लोगों ने वो किया। लेकिन आज की तारीख में कोई ऐसा दरवाजा नहीं है लेकिन उस समय कोई आपको कोई एंटी नेशनल वगैरह ब्रांड नहीं किया, कोई एफआईआर वगैरह नहीं हुई? कभी भी नहीं हुआ जब हम प्रोटेस्ट करते थे। ये जरूर है कि जब हम बहुत सारी महिलाएं, खासतौर से महिला आंदोलन के प्रोटेस्ट के जमाने में, हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाए जाते थे, कोर्ट ये कहता था टिल द राइज ऑफ द कोर्ट, और फिर हमें शाम को छोड़ दिया जाता था। और हम लोगों ने जाने कितने सड़कों पे, कभी ये भी हुआ कि पुलिस ने ज्यादती करी, घसीटा हम लोगों को, लेकिन उसके बाद फिर हम रिप्रेजेंटेशन लेके जब सरकार के पास गए तो उन पुलिस अधिकारियों को सजा भी हुई, सस्पेंशन भी हुआ। तो ऐसे में एक रिस्पांस, एक आपस की बातचीत, एक जो मानवीय मूल्य है, जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उनका सम्मान सरकारों ने किया है। और उसके चलते आज मैं ये सोचती हूँ कि कल अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है और जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, और जिस तरह का, मुझे लगता नहीं कि सोनम वांगचुक को अपनी भूख हड़ताल को जारी रखना चाहिए, क्योंकि आप अपना सिर अगर पत्थर पर मार रहे हैं तो आपका ही तो सिर टूट रहा है ना, बाकी तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। 12 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं, 12 साल तो हो ही गया, 13वां साल भी हो गया। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो कि महिलाओं के डेलीगेशन से नहीं मिला, कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं था, अभी वर्तमान राष्ट्रपति को छोड़ के, यहाँ तक कि इसके पहले वाले राष्ट्रपति भी महिलाओं की बात को सुनने के लिए उन्होंने बुलाया और महिलाओं का डेलीगेशन गया, उनसे मिला और अपनी बात को रखा। ये एक तरीका, एक लोकतांत्रिक तरीका है लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और जीवित रखने के लिए। लेकिन अगर हम उसमें विश्वास ही नहीं करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, लोकतांत्रिक संस्थानों में, वो तरीकों में विश्वास नहीं करते हैं, तो आप कितना सिर फोड़िएगा अपना। तो मैं तो आग्रह यही करूंगी, और मैं बहुत आज परेशान हूँ सुबह से देख
देख करके उनकी स्वास्थ्य की हालत, और मुझे बहुत ही अंदर से दुख हो रहा है कि ये कैसी व्यवस्था है कि कोई भी उन तक नहीं जा रहा। हम सब जाएंगे, अब आज नहीं तो कल हम जाएंगे और हम उनसे आग्रह करेंगे, पर हमारी बात का कितना वजन है, क्योंकि छात्र नाराज हैं, पूरे देश में नाराज हैं, और छात्रों की बात नहीं सुनी गई। तो आपने देखा आसपास के देशों में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। तो शासन प्रशासन जब तक अपने आप को लोगों पर दबाव बना सकता है तब तक ही बना सकता है। एक दिन अगर वो दबाव थोड़ा सा भी ढीला हुआ और थोड़ा सा भी लोगों को जगह मिल गई तो बड़ा बुरा परिणाम होता है। लोगों की व्यवस्था से आस्था घट रही है। अब आप देखिए कितनी सारी ऐसी घटनाएं इस बीच में हो गई हैं जो कि बिल्कुल आदमी को एकदम अद्भुत घटना है। मंदिर की चोरी का घटना कितनी बड़ी घटना है, और अब जो छात्रों के द्वारा जो हुआ पेपर लीक की घटना, अच्छा कोई एक दो छात्रों का तो मामला है नहीं है, लाखों देश के युवकों का मामला है। तो क्या आप देश के नौजवानों में कोई भरोसा नहीं रखते हैं? क्या आप उनके जीवन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं? कुछ तो आपको, कोई तो, हम सब जैसे लोग तैयार हैं डायलॉग करने के लिए, बनाने के लिए, ब्रिज बनने के लिए संघर्षशील नौजवानों और सरकार के बीच में, पर कोई सोचे तो सही इस तरह की डायलॉग के बारे में। कोई नहीं सोच रहा है, सबको लग रहा है कि जी शीतल जी, जो कई सारी सरकारें इसी पेपर लीक पे आई हैं, बल्कि बीजेपी की जो राजस्थान की सरकार है वो इसी पेपर लीक के मुद्दे और एजिटेशन करके सत्ता में आई है। उन्होंने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान और उससे पहले किरोड़ी लाल मीणा जो वहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, उन्होंने पूरा आंदोलन खड़ा किया पेपर लीक पे अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, और उस मुद्दे पर सरकार बन के आ गई बीजेपी की। और आज की तारीख में जब पेपर लीक का मुद्दा है, इसी मुद्दे को लोग संसद में डिस्कस करेंगे, राहुल गांधी भी डिस्कस करेंगे, विपक्ष भी डिस्कस करेगा, अलग अलग नेता करेंगे, लेकिन एक प्रोटेस्ट ग्रुप अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है या सरकार के लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें कोई बाहर के काउंसलिंग या उनके विजडम की जरूरत नहीं है, अगर हमें रेक्टिफाई करना है तो उसके लिए सरकार के अंदर ही इंस्ट्रूमेंट है, और सरकार और प्रधानमंत्री को अलग अलग चैनलों से सारी जानकारी मिलती रहती है, और हम अपने में रिफॉर्म, रेक्टिफिकेशन जो भी प्रोसेस है वो करते हैं। ये माइंडसेट है क्या सरकार का? नहीं, बिल्कुल यही माइंडसेट है। और इस अकेली बात पर नहीं, किसी भी बात पर आप जो भी उनके पुरानी बातें थी, उनके पुराने वीडियोस देख लीजिए जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और 2009 से लेके 2014 तक उनके हर बात पर जो व्याख्यान है और अब जो वो कर रहे हैं, दोनों में आपको जमीन आसमान का, किसी विपक्षी दल के नेता के किसी बयान की जरूरत नहीं है। उनके ही अपने बयान को आज के उनके फैसले के सामने आप रख के देखिए तो आप पाएंगे कि वो एकदम शीर्षासन किए हुए खड़े हैं। और जहां तक लोकतांत्रिक मूल्यों के आदर का सवाल है, किसी मुद्दे पर वो कहीं नजर ऐसा नहीं आता। संसद चलाने की संख्या घट गई है, दिन बहुत कम हो गए हैं, समय कम हो गया है, प्रधानमंत्री जी बहुत कम समय के लिए आते हैं सदन में, ज्यादातर मामलों में वो तभी आना चाहते हैं जब उनके खिलाफ कोई बोलने वाली परिस्थिति बिल्कुल ना हो, सब कुछ एकदम सुरक्षित उनके पक्ष का हो। ऐसे ही वो सारी चीजों में करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते ही नहीं है। दुनिया में सब जगह इस बात का लगभग, अब तो पश्चिम का हर देश का प्रेस जहां वो जा रहे हैं वहां इस बात पे उनकी खिल्ली उड़ा रहा है। सब जगह कोई न कोई पत्रकार इस बात को रेज कर रहा है और वो वहां के मीडिया की महत्वपूर्ण खबर बन जा रही है। तो डेम इंस्टीट्यूट की आप हर सालाना रिपोर्ट्स में देख लीजिए हमारे लोकतंत्र के बारे में, हम पैरामीटर कैसे घटते चले जा रहे हैं। कई मामलों में पर्यावरण में आप देखिए, अभी आया है आंकड़ा, कितना शर्मनाक है। दुनिया में 177 देशों में भारत का स्थान 176वां है। यानी लाओस दुनिया में सबसे गंदा देश कहा जाता है, लाओस के बाद हम हैं। हम जंगल के जंगल काटते चले जा रहे हैं, और ये एक जंगल बनाने में सेंचुरीज लगती है। एक पेड़ जो बड़ा सा होता है, आम के पेड़, पहले आम पीपल वगैरह थे, अब तो दिखाई नहीं देते, सब कट गए हैं। और ये जो आप पौधे सैपलिंग लगाते हैं, इनको 50, 60, 100 साल, 70 साल चाहिए उस तरह के पेड़ बनने के लिए। फिर आप पानी का भी, भूजल का इतना दोहन कर ले रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में तो मुझे लग रहा है कि अब पेड़ उग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी इतना नीचे चला गया है कि बड़े पेड़ों के लिए जो जरूरी पानी उनको जमीन से मिलता था वो मिल ही नहीं सकता। तो अब हम वैसे पुराने पेड़ बड़े बड़े जो होते थे जिनके नीचे लोग यात्री वगैरह छाह लेते थे, वो सब असंभव हो गया है।
क्योंकि आप जो आपके पास था उसको तो आपने मिटा दिया और आप आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं कि साहब हमने 25 लाख से पेड़ लगा दिए और ये कर दिया वो कर दिया। जो आप लगा के आते हैं अगले दिन उनको कोई गाय चर जाती है, कहीं कोई धक्का दे के चला जाता है, कहीं कोई उखड़ जाता है, 7वें दिन वो सूख जाते हैं, फिर आंकड़ा बदल जाता है, फिर अगले साल उसके लिए फंड आता है। बस हर चीज में यही हो रहा है। जिस लेवल का भ्रष्टाचार है किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, ये सब जो हो रहा है, ये पेपर लीक वगैरह इतने बड़े पैमाने पर, ये इसलिए कि आपके समाज में जो असमानता है उसने इतना चैलेंज कर दिया है हर चीज के लिए कि लोग गलत मीन्स की ओर भाग रहे हैं और आपके 7 ताले लगाने के बावजूद वो संभव नहीं हो पा रहा है कि अब तो आप एयरफोर्स और क्या क्या इस्तेमाल किया आपने तब जाके एक परीक्षा करा पाए। कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग भाई? अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर जाएगा, जो कर गया है एक्चुअली, एकदम कर गया है, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। आप करीब आपने 17-18 हजार लोगों को यूपी में पैर में गोली मार दी और 1,000 से ज्यादा लोगों को छाती में गोली मार दी कि इससे आप क्राइम खत्म करेंगे। लेकिन आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के अखबारों को भी उठा लीजिए, देखिए सुबह से शाम तक कितने क्राइम की रिपोर्ट उसमें हुए और कितने विभत्स हैं। रेप के मामलों में मैडम तो महिलाओं के आंदोलन में रहती ही हैं, सब वो जानती हैं हमसे बेहतर। जिनके साथ ये सब अत्याचार होता है उनकी शिकायत अपनी दर्ज कराने के लिए उनको अपने ऊपर आग लगानी पड़ती है इन राज्यों में। बहुत सा मामलों में तो शिकायत हो जाती, लोग पकड़े नहीं जाते, फिर वो आग लगाती है कि उन पे एक्शन हो। हर चीज खत्म हो रही है, बहुत बुरे वक्त में हम लोग हैं। तो रंजना जी, आपको जिस अनुभव का आप जिक्र कर रही हैं, इस अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम विपक्ष के नेता जो हैं और विपक्ष के नेताओं को तो कम से कम जाना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि आप अगर मुद्दा बड़ा है तो उसमें आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि आज की तारीख में कोई कॉकरोच पार्टी आपका वोट बैंक खराब कर देगी, अरविंद केजरीवाल आपका वोट बैंक खराब कर देंगे। तो इसलिए उस मुद्दे के साथ आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए और राहुल गांधी को जानना चाहिए था। जैसे कि केजरीवाल या उनकी पार्टी के लोग गए, केजरीवाल ने खुद भी घोषणा की है कि वो 16 तारीख को जाएंगे। और खास करके बीजेपी जो पार्टी एक तरह से आंदोलनों से कई सारे, उनका तो एक लंबा रिकॉर्ड रहा है विपक्ष में रहने का। तमाम खुद अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर चढ़कर संसद पहुंचे, सुषमा स्वराज को कितने सारे ऐसे प्रोटेस्ट मार्च हमने करते हुए देखा। तो आज की तारीख में जब ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उससे आपको इतना डर क्यों लग रहा है, या आप इतने इनसेंसिटिव क्यों हैं, या आपको लगता है कि इन सबको कोई भी कल की तारीख में जंतर मंतर पे धरने पे पहुंच जाए, धरना देने लगे तो सरकार क्या उसके चरणों में पहुंच जाए? बहुत सारे सरकार के लोगों का ये भी कहना है। नहीं देखिए, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है रिफॉर्म की, जो इस समय हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो इस समय गंदगी भर गई है, कूड़ा भर गया है, उसको बदलने का भी है। तो अगर आप एक अच्छा डायलॉग चलाते, जो ये समझदार लोग हैं उनके साथ चलाते, क्या चाहते हैं, और उस हिसाब से कोई भी एक कमीशन कमेटी कुछ भी एक डायलॉग बना करके अगर बातचीत होती तो शायद एक नतीजा निकल जाता। अब अपने आप शासन में है, वही जनता वोट दे रही है आपको, उसी के बेटा बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है जो जनता वोट दे रही है। तो जनता को बदलने में देरी नहीं लगती। बात अलग है कि भाई ठीक है, अभी तक जनता विश्वास कर रही है, धर्म है, ये है, वो है, चल रहा है। लेकिन जिस दिन ये विश्वास, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि विश्वास टूटता है, हम लोगों ने देखा है, बीजेपी ने देखा है। और आपको मैं बताऊं, जब भी हम लोगों ने आरक्षण की बात को लेके, अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर तो हमारा पूरा ग्रुप बिना अपॉइंटमेंट के घुस गया। और जब हम रिसेप्शन पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब तो आपकी गिरफ्तारी होगी, आपने पूरे कानून तोड़ दिए। तब ये सब बाउंड्री नहीं बनी थी अटल जी के जमाने में। और हम लोग ये कब की बात आप बता रही हैं और किस मुद्दे पे आप लोग गई थी? आई थिंक जब अटल जी का जो आखिरी वाला राज्य शासन का था, वही साल नहीं याद है, पर जैसे हम सब लोग कोई संतुष्टि वाले में छुपे हुए थे, कोई हम लोग सम्राट होटल में, और एक साथ सब दौड़ते हुए उनके घर में घुस गए। हम लोगों ने प्लान बनाया था कि भाई इस बार तो बिल आने वाला था, तो आपने क्यों नहीं उसको पास होने दिया, पास क्यों नहीं करवाया, आप तो कमिटेड है। उन्होंने अंदर से, हमने उनको एक लिस्ट भेजी और हम लोगों से वो मिले। ये इतिहास का सत्य है ये, कि हम लोग को उन्होंने अंदर बुलाया। हमसे हमारे ऑफिस में उस दिन की फोटो भी लगी हुई है जब उन्होंने हमसे बातचीत की। और हम लोगों ने इतनी अपनी तरफ से बहुत भारी भूल की थी, वो बाद में हमें समझ में आया कि आप ऐसे नहीं प्रधानमंत्री निवास में घुस सकते हैं।
पर वो ऐसा है कि उस घर में मेरी शादी भी हुई थी, तो मुझे थोड़ा वो भी लग रहा था कि हाँ, ये तो अपना हक बनता है, यहाँ पे हम लोग घुस गए थे। लेकिन अटल जी के यहाँ से ये सारा समय दूसरी तरह का था। तो बातचीत करने में क्या है, क्या परेशानी है, क्या मतलब ये देश के नागरिक नहीं है जो वहां बैठे हुए हैं? और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तो बिल्कुल जाना चाहिए। मैं कह रही हूँ इसको राजनीतिकरण ना भी करें तो अगर एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर वहां जाकर के कहें कि हाँ, ये देश के युवकों का सवाल है, हम वहां पर बातचीत कर सकते हैं। बातचीत लोकतंत्र की बुनियाद है। अगर आप डायलॉग और प्रोसेस ऑफ डायलॉग तोड़ देंगे, इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देंगे, तो लोकतंत्र है क्या? बस कुछ ऊपर बैठे हुए पावरफुल लोग और जनता की अपनी जो भी आस्था है, जिसका वोट। अगर ये इतना ही लोकतंत्र है तो फिर इस लोकतंत्र में बाकी चीजों की जगह कहाँ है? और कितने दिन ऐसा लोकतंत्र बिना जड़ के, बिना बुनियाद के, बिना कितने दिन और संभाला जा सकेगा? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं स्वयं राजनीतिक विज्ञान की पीएचडी हूँ, मुझे मालूम है कि डेमोक्रेसी इज सस्टेन और ऑन द इंस्टीट्यूशंस। अगर आपके इंस्टीट्यूशन नहीं मजबूत है तो आपका लोकतंत्र नहीं चलेगा ज्यादा दिन। तो आप इंस्टीट्यूशंस अगर वीक हो जाए, जनता की आवाज के लिए कोई जगह ही ना रह जाए, कोई ब्रिज ही ना रह जाए जनता और सरकार के बीच में, हर कोई के ऊपर आपको शक है, कोई बोलेगा तो कल को आप मैं बोल रही हूँ तो कल को आके कह देंगे भैया आप तो राष्ट्र विरोधी हैं। अब मेरे से बड़ा राष्ट्रभक्त कौन होगा, जो कि पूरी पीढ़ियों दर पीढ़ी आजादी के आंदोलन से कि आज तक हम लोग राष्ट्र के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि इस तरह की ब्रांडिंग करके और आप लोगों को मतलब क्या है, सोनम वांगचुक को क्या आखिर तो पकड़ा था ना, पहले भी तो छोड़ा ना, आपने आपकी कोर्ट ने छोड़ा ना कि गलत नहीं थे वो, और सारी बातें उनके बारे में गलत फैलाई गई थी। तो क्यों उनको इस तरह से उनसे बातचीत करने में क्या डर है? एक व्यक्ति आएगा अपनी बात कहेगा, आप एक डेलीगेशन को बुला लीजिए। जब हम लोग मुरारजी भाई के दरवाजे पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे तो उन्होंने कहा मैं तुम सबसे बात नहीं करो मुझसे, बल्कि उन्होंने कहा ये लड़की थी, तुम्हारी पीएचडी कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि तुम पढ़ाई की जगह आंदोलन कर रही हो। और फिर उन्होंने एक डेलीगेशन को अंदर बुलाया, उन्होंने कहा हम खाली 5 लोगों से बात करेंगे, तुम लोग सब बाहर खड़े रहो। 5 लोग अंदर गए जो हमारे यूनियन के लोग थे, स्टूडेंट यूनियन के। तो ये एक तरीका होता है कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, तो कोई यहाँ दुश्मन नहीं बैठा हुआ है, ये सब राष्ट्र के लोग हैं। ये नौजवान आपका देश बनाएंगे भविष्य में जाकर के। इन्हीं नौजवानों को तो आप हर समय एड्रेस करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो आप उन लोगों को कैसे इस तरह से निराश करके परेशान होने के लिए, और खास तौर से सोनम को तो अगर उनको कुछ हो गया, भगवान ना करे कुछ हो जाए, पर जैसा कि आप कह रहे हैं उनका बॉडी मास भी कम हो रहा है और उनका तो क्या अचीव कर लेगी सरकार उससे? घर घर के बच्चे को चोट पहुंचाई गई, और जब ये आवाज उठा रहे हैं तो उनको ही आप चोट पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्या मिल रहा है इससे? तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए, देश के तमाम लोगों को। हम इस्तीफा नहीं देते हैं, अरे इस देश में इस्तीफे का इतिहास है। कब पट्टम थानू पिल्ले के जमाने में जब रेल की दुर्घटना हुई थी, रेल मिनिस्टर थे उन्होंने, तब से लेके आज तक इस्तीफे हुए हैं। लोगों ने छोड़ी है गद्दी कि हमसे गलती हो गई। अरे ये बात सच है कि भाई आपसे नहीं, व्यक्तिगत गलती आपने नहीं की, पर आपकी व्यवस्था जो आप चला रहे थे उससे गलती हुई, आप जिम्मेदारी लीजिए। आफ्टर व्हाट इज दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल अबाउट? Why cannot Prime Minister of India and other ministers think together, sit down and find a solution for this whole issue? क्यों नहीं हो सकता है? क्या हम ह्यूमन नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे अंदर इतनी लोकतांत्रिक क्षमता नहीं है? अरे गांधी जी का जब अनशन होता था तो अंग्रेज आके घुटने के बल बैठ के बात करता था कि नहीं करता था उनसे? और आज हम आजाद नहीं होते, आज ये सब कुछ नहीं होता अगर वो उस समय के हमारे ये सारे रास्ते हमें दिखाए गए थे जो वो नहीं मिले होते हमें। तो क्या हर्ज है इसमें? क्यों हम इतनी अपनी किस बात की नाराजगी है इन लोगों से? थोड़े से या नौजवान लोग हैं भाई, 150 करोड़ लोगों के देश में अगर वहां पर कुछ 5-7 हजार लोग बैठे हो तो कितने लोग हैं वो? फिर भी आप उनसे भी बातचीत नहीं करेंगे तो आप किससे बातचीत करेंगे? नहीं करिएगा तो मत करिए। लेकिन कल को इसका नतीजा ये होगा, रिफॉर्म की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। साथ साथ में आपका देखिए जो भी हिस्टोरिकली दुनिया में हुआ, अगर आज सिविल राइट्स मूवमेंट नहीं हुआ होता तो अमेरिका का क्या होता? एंटी ब्लैक मूवमेंट नहीं होता, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट नहीं हुआ होता तो इंसान की जिंदगी का क्या होता? तो ये तो सब प्रोटेस्ट मूवमेंट है ना। लैंड राइट्स के लिए इंडिया में मूवमेंट हुआ, एनवायरनमेंट के लिए अगर हमने चेतना फैलाने के लिए नहीं करता, विमेन्स राइट्स के लिए अगर हम लोग नहीं खड़े हुए होते, तो ये चीजें तो होती है। तो सतत ये तो एक पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रक्रिया है जिसको कि समझा जाना चाहिए, जिसके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए और उसके लिए रिस्पॉन्स होना चाहिए।
शीतल जी, ये जो जिस बात का ज़िक्र रंजना जी कर रही हैं कि सरकार का जो एक माइंडसेट रहा है, जब अयोध्या का लूट-कांड हुआ, तो प्रधानमंत्री ने विनय कटियार को फ़ोन किया और उनसे ये पूछा कि अब आगे क्या होगा? तो यानी कि आप अपना जो सिस्टम है, अपना जो संगठन है, जो सरकार का तरीका है काम करने का, उसमें तो आप बाकायदा चिंतित हो कि इसका रिpercussion क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन आप पब्लिकली उसको ऑप्टिक्स में नहीं दिखाना चाहते, पब्लिकली उस पे एक्शन नहीं लेना चाहते, या फिर अगर एक्शन भी लेना चाहते हैं, तो पीछे से लेना चाहते हैं ताकि दिखे कि आप कमज़ोर नहीं पड़ रहे, आपकी जो काम करने का तरीका है, वो कमज़ोर नहीं पड़ रहा। तो शायद इसलिए इस तरह के मामलों में भी, जैसे कि आप देखें कि नीट के एग्जाम वाले मसले पर भी उन्होंने उसके डायरेक्टर को चेंज किया, ब्यूरोक्रेट चेंज किए गए, उसके बाद फिर से नीट हुआ, पूरी आर्मी को डिप्लॉय किया गया। आपने कोर्स करेक्शन कुछ किया, लेकिन आप ये दिखाना नहीं चाहते कि हम कोई दबाव में, किसी विपक्ष के दबाव में, किसी सिविल सोसाइटी के दबाव में ये सब कुछ कर रहे हैं। और वैसे भी सरकार सिविल सोसाइटी को तो एंगेज करना नहीं चाहती। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के माइंडसेट का एक अपना खतरा या फॉल बैक भी है कि कल की तारीख में जो आपके फीडबैक देने वाले हैं, वो जैसे इंदिरा गांधी और संजय गांधी वाला जो काल था कि संजय गांधी को जो फीडबैक देते थे, वो उनके अपने ही लोग थे और जो कहते थे सब कुछ हरा-भरा चल रहा है, सब कुछ अमन-चैन चल रहा है। तो वैसी स्थिति में बड़ी गलतियाँ होने का खतरा रहता है, जैसे डिमोनेटाइजेशन पे हुआ। नहीं, आपने काफ़ी विस्तार से अपनी बात कही। देखिए, विनय कटियार जी से जो उनकी बात है, वो एक अलग चीज़ है। वो ये है कि आप पता लगाते हैं कि फ़ील्ड में क्या हो रहा है, या ऐसे तत्वों को, चूँकि विनय कटियार जी कुछ ऐसे बयान दे रहे थे, जिन बयानों से जो भी उनकी अपना सोच-समझ है इस समय के डिस्पेंसेशन की, उसके थोड़ा विपरीत थी वो। और उनको फ़ोन करने का पर्पज़, मेरा ख़्याल ये रहा होगा कि वो उनको उस तरह के बयानों से विथड्रॉ कराना चाहते थे। और उसके बाद हमने देखा कि वो उनके बयानों में फ़र्क भी आ गया। तो वो तो राजनीतिक काम हुआ। अपने दल में लोग करते हैं, कोई नाराज़ होता है तो उसको, वो एक अलग चीज़ है। ये समाज से है कि समाज में अगर कोई सवाल है, उन सवालों को हल करने की ज़िम्मेदारी आपकी है, आप सरकार हैं। आप उनको हल करने के लिए कैसा तरीका अपनाते हैं? क्या आप बातचीत का तरीका अपनाते हैं? या आप ये मान के बैठे हैं कि आप सरकार हैं, आपको किसी से बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो करते हैं वही अंतिम है, वही सबको मानना चाहिए, और जो उसके आपकी राय से असहमत हो और असहमति व्यक्त करने के किसी लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल कर रहा हो, उसे आप एंटरटेन ही नहीं करेंगे। आप सिर्फ अच्छी-अच्छी चीज़ों में नज़र आएँगे। जहाँ भी ऐसे सवाल होंगे, वो मणिपुर में हो, कश्मीर में हो, चीन की सीमा पे हो, अन्य हो, या हमारे नाविक कहीं दूसरे देश के जहाज़ों में काम करते हुए खतरे में पड़ जाएँगे, तो वहाँ हम प्रधानमंत्री को अनुपस्थित पाएँगे। ये एक अलग तरीका है। और अगर पाएँगे ये भी तो उन्होंने अपोज़िशन को एंगेज नहीं किया, बहुत बहुत प्रेशर बना तो 2 महीने के बाद उन्होंने एक कोई मीटिंग बुला ली जिसमें खुद नहीं गए, जी, राजनाथ सिंह को भेज दिया, ये एक तरीका जी। रहा है। वो किसी भी ऐसी चीज़ में अपने लिए रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते, डिजिटल या वैसा रिकॉर्ड, कि जिसमें उनको नकारात्मक रूप में देखा जा सके। वो इतना आप कह सकते हैं इमेज कॉन्शियस है, क्योंकि वो पब्लिसिटी ओरिएंटेड उनका पूरा पॉलिटिकल वो है। तो वो हर चीज़, अब आप देखते हैं कि छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटी से लेके और राज्यों के बजट्स, जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं या साझा सरकारें हैं, उन सब में एडवर्टाइजमेंट कैसा जाएगा, उसमें प्रधानमंत्री की प्लेसमेंट किस साइज़ की होगी, कौन-सा फ़ोटो लगेगा, ये सब पीएमओ से तय होता है। म्युनिसिपैलिटी के लेवल तक का कंट्रोल हो रहा है। तो पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हर चीज़ को आप देखेंगे, तो डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है, वो ख़त्म हो जाता है। इस समय वही हो रहा है। अब डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ज़रूरी है कि लोग इतने दिन सेशन पे बैठे हैं, एक इतना प्रसिद्ध आदमी अपना जान जोखिम में डाले हुए, तो आप उससे बात करिए। लेकिन पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उससे बात करते ही आपके लिए एक डिजिटल खबर बन जाएगी, जिसमें अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। आपकी जो छवि है उसके बारे में कुछ नकारात्मक भी हो सकता है। वो रिस्क आपको लेना ही नहीं है। तो आपने उनको अपने हाल पे छोड़ दिया कि आप मरिए जिए, अपने घर जाइए। तो हम इस दौर में हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये रियलिटी है हमारे चारों तरफ की। बिल्कुल। रंजना जी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे कि आपको लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन है, या फिर कई सारे लोगों ने तबलीन सिंह ने कहा कि हमें इस दौर में अपने
प्रतिरोध करने का तरीका और प्रोटेस्ट करने का तरीका भी बदलना चाहिए। क्योंकि एक बात ये भी उभर के आई कि जो सोनम वांगचुक ने कई सारे इंटरव्यू में ये बातें कही कि जब तक लोग यहाँ पे या फिर सिविल सोसाइटी के लोग या आम जनता एसोसिएट नहीं करेगी, तो सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। आपने देखा कि कॉकरोच पार्टी के इंस्टाग्राम और उनके ट्विटर फॉलोअर तो करोड़ों में पहुंच गए, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए लोग नहीं पहुंचते हैं। तो हमें प्रतिरोध करने का तरीका या प्रोटेस्ट करने का तरीका और इनोवेटिव बनाना होगा, या सरकार कैसे उन सारे तरीकों से एक प्रेशर ग्रुप की तरह उस सॉल्यूशन के लिए ये ग्रुप की राय जो है वो माने। तो हमें तरीका भी बदलने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये जो गांधीवादी तरीका है शायद उसका कोई असर नहीं हो रहा। देखिए, यही तरीका सबने अपनाया, यही तरीका कांग्रेस ने अपनाया, बीजेपी ने अपनाया, सामाजिक संस्थाओं ने अपनाया, यही तरीका अभी तक चल रहा है। तो बाकी तरीका मैं उन पे छोड़ देती हूँ, सुझाव दें जनता को कि क्या और तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन ये जो बात है कि हम खासतौर से आज के आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी ये अपील रहेगी कि कम से कम कितने भी लोग आए, पर देश के बहुत बड़ी संख्या में युवकों की जिंदगी का सवाल लेकर आपके सामने आए हैं। इनका स्वार्थ क्या है ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि स्वार्थ कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ और हम इसके लिए किसी एक की अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं सरकार में, यही तो कह रहे हैं ना ये लोग। तो आप बातचीत करिए, कोई एक समाधान निकाल लीजिए, कोई आप खुद मत बातचीत करिए, अपना कोई एमिसरी भेज दीजिए जो कि जाके वहाँ बातचीत करके कोई एक तरीका निकाल सके, क्योंकि इसमें सोनम की जिंदगी का सवाल है। उनको उनकी अगर आप सचमुच परवाह नहीं करते हैं तो बात अलग है, पर मुझे नहीं लगता है कि इतने इनसेंसिटिव हमारे सत्ता में हमारे जो राजकारण के लोग बैठे हुए हैं वो इतने इनसेंसिटिव हैं कि उनको परवाह ही बिल्कुल नहीं होगी। नहीं, प्लीज आप बात करिए और कम से कम उनका अनशन तोड़वाइए। और दूसरा है कि कोई जो रास्ता समझ बूझ के आपस में मिलजुल के बन सके वो एक लोकतांत्रिक तरीके से निकालिए, ताकि ये अभी की व्यवस्था में जो ये सब कुछ चल रहा है, मैं ये सब ज़्यादा नहीं जानती हूँ, कॉकरोच पार्टी और ये सब, देखिए ये सब सोशल मीडिया के ज़माने में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या है, ये सब बहुत कम समझ में आता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो व्यक्ति एक सचमुच सामाजिक तौर पर स्वीकार किया गया व्यक्ति है कि वो हाँ एक आंदोलन एक उस परिस्थितियों में काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी जिंदगी को क्यों दांव पर लगाया जाए और क्यों नहीं सरकार बातचीत करे। मैं तो यही जानना चाहती हूँ भाई क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, क्या ऐसा आखिर वो भी व्यक्ति है, इस देश के नागरिक है, वो भी सामाजिक सरोकार की बात को लेकर वहां बैठे हुए हैं, तो बातचीत करने में क्या है, और करके इसको तत्काल इसमें कोई ना कोई इंटरवेंशन करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, एक दो दिन में अगले प्रधानमंत्री लौट के आने के बाद भी थोड़ा सारे बड़े बड़े नेता लोग विदेश में हैं, जब लौट आते हैं तो कुछ न कुछ एक तरीका निकालें ताकि ये इस बात को तत्काल इसमें इंटरवीन किया जा सके और इस परिस्थिति को संभाला जा सके। बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम में शीतल जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रंजना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य मुद्दा ये है कि जब प्रधानमंत्री देश के करोड़ों युवाओं से संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर, उनके सपनों को लेकर, सेमीकंडक्टर से लेकर एआई के सपनों को लेकर, वैसी स्थिति में उन्हीं देश के युवाओं का जो सपना है वो कहीं ना कहीं पेपर लीक से प्रभावित होता है। हर साल कुछ न कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, कई साल तक उन्हें परीक्षाओं में बैठना पड़ता है, कईयों के तो एग्जाम के रिजल्ट आने में कई साल लग जाते हैं और उनके भविष्य के 3-4 साल निकल जाते हैं। तो शायद इस सवालों को लेकर अगर कोई व्यक्ति आंदोलन कर रहा है, धरने पे बैठा हुआ है, तो उसकी बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि सरकार ये कहती है कि अगर उन्हें ईमेल से कोई व्यक्ति कोई भी सजेशन भेजता है उसको वो गंभीरता से लेते हैं, रिसेप्टिव हैं उसको लेकर। लेकिन एक व्यक्ति अगर जंतर मंतर पर 19 दिनों से बैठा हुआ है आमरण अनशन पे, उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter,
a Dialogus digital original series.